जिस दिन स्वीडन में लैंड किया ना ऑरलैंडो एयरपोर्ट पे, उसके एक हफ्ते बाद मेरी मदर से मेरी बात हुई। तो मैंने उनको तभी कह दिया था ये वो जगह नहीं जहाँ मैं कभी अपनी फैमिली ग्रो करूँ। मैं नहीं चाहूँगा मेरी फैमिली ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे राह चलते आप बदनज़री का शिकार हुए। मुझे मुश्किल होता था ये सोच के कि यार मुझे राह चलते ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो मैं नहीं देखना चाहता। दे कैन वेयर एनीथिंग, इट्स नथिंग अगेंस्ट देम। हम जो बाहर से देते हैं उनको वो एक्सपेक्ट कहते हैं, ओके। तो उनको वहाँ का हेल्थ केयर सूट नहीं करता। तो हम तो यहाँ पे ब्राइब भी करते हैं, तो डॉक्टर के रूम के बाहर होते हैं, हम उसको कुछ पैसे देते हैं कि यार हमारा नंबर आगे लगा दे। हाँ जी, मैं अपने दोस्तों को नेदरलैंड्स में बैठ के कहता था यार ये कुछ कर लेते हैं हम, आप ये चीज़ें कर लो, मैं फलानी चीज़ कर लूँगा। बहुत एंथुसियास्टिक होते थे, लेकिन किसी ने कभी 1 इंच भी स्टेप नहीं लिया। एक तरफ पाकिस्तानी नौजवान जो पाकिस्तान को छोड़कर यूरोप जाने की फिराक में है, और एक तरफ हमारे पाकिस्तानी कुछ ऐसे नौजवान हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, और उनमें से एक हमारे साथ मौजूद है। आए हम कहानी जानते हैं। ये कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है, आए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं? क्या मसरूफियात हैं आजकल? वेल आजकल रूटीन वर्क रिगार्डिंग इंजीनियरिंग और पाकिस्तान के पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। पाकिस्तान का पोटेंशियल, आपको लगता है पाकिस्तान में पोटेंशियल है? अगर ना होता तो मैं वापस क्यों आता। हाँ, इट्स अ ट्रिकी पार्ट। तो हम आगे चलते हैं, जो हमारी वीडियो की जो एक्चुअल कोर है उसकी तरफ जाने से पहले मैं कुछ बैकग्राउंड जानना चाहूँगा कि आपकी अर्ली स्कूलिंग कहाँ से थी, कॉलेज कहाँ से किया, ज़रा हमें इस बारे में बताइए। जी, मैं बेसिकली एक टाउन है कसूर, बेसिकली तो कसूर एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उसका जो सिटी पार्ट है वो काफ़ी छोटा है। वहाँ मैं रहता हूँ, अभी भी रहता हूँ, वहीं से मेरी अर्ली स्कूलिंग हुई है। राइट। मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स को भी ज्वाइन किया, प्राइवेट स्कूल्स को भी ज्वाइन किया, तो मैं एक थोड़ा सा अनकन्वेंशनल किस्म का स्टूडेंट था कि जिसको जहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी मैं वहाँ से एग्जिट ले लेता था। आप इस बात से इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैंने मैट्रिक तक 6 से 7 स्कूल चेंज किए हैं। वाह। और मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे इस मामले में, उन्होंने मुझे फुली सपोर्ट किया। हालांकि रिलक्टेंट तो नहीं थे इन चीज़ों को लेकर? हाँ, वेल 1-2 बार थे, लेकिन हालांकि उनके लिए मुश्किल था। स्कूल चेंज करना आसान नहीं होता, किसी भी ज़माने में आप देख लें, आजकल भी स्कूल चेंज करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। इसमें फाइनेंशियल कॉस्ट आती हैं, फिर उसके बाद आपका माइंडसेट बना होता है, बच्चे का अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है स्कूल के बारे में, तो वो चेंज हो जाता है। बहरहाल मैं कोई इतना रिजिड नहीं था इन चीज़ों को लेके, मैं हमेशा वोलेटाइल रहा हूँ। तो मैंने जब भी देखा जिस स्कूल में कि मेरी मर्ज़ी की चीज़ नहीं हो रही, तो मैं अपने पेरेंट्स को कहता था मैंने अब यहाँ नहीं पढ़ना। ओके। तो मुझे 6-7 साल 6-7 स्कूल लगे मैट्रिक तक पहुँचने में। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने स्कॉलरशिप दिया और मैंने FSC फुल स्कॉलरशिप के साथ की लाहौर में। और उसमें प्री इंजीनियरिंग मैंने की। उसमें बहुत ज़्यादा उस ज़माने में तो इतनी ऑप्शंस नहीं थी, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल में चले जाएँ, कंप्यूटर साइंस में चले जाएँ। मेरा अगला क्वेश्चन भी इसी चीज़ को आगे लेके चलते हुए था कि आपने कंप्यूटर साइंसेज ही क्यों चूज़ की? कोई शौक था, क्या था? कोई बैक स्टोरी तो होगी इसकी। वेल कंप्यूटर साइंस में चूज़ करता अगर मुझे अवेयरनेस होती। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लोग नहीं थे गाइड करने को, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में गया था। कंप्यूटर साइंस तो मैंने स्पेशलाइजेशन में बाद में की इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर वो इंजीनियरिंग भी नहीं थी, हमें इस चीज़ का भी नहीं पता था कि वो इंजीनियरिंग नहीं है। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तान का जो एकेडमिक सिस्टम है, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिकी। बच्चे कई दफ़ा नहीं समझ पाते कि वो जहाँ जाना चाहिए, शायद कोई गाइड करने वाला नहीं होता, शायद इस वजह से। हाँ, ये एक मेन फ्लॉ है जो मुझे नज़र आता है। मैं आपको इसकी एनालॉजी इस चीज़ से दूंगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट के दफ्तर में, एक्साइज में, या किसी भी दफ्तर में किसी काम को करने के लिए चले जाएं, तो आप एज एन इंडिविजुअल इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि कितना पेपर वर्क और कहाँ कहाँ ज़रूरत है। वो सिर्फ गवर्नमेंट के उन इंडिविजुअल्स को ये पता है जो उन सेक्शंस में बैठे हुए हैं, और उनको क्योंकि उनको पता है इसलिए उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है, वो ब्राइब्स लेते हैं और हर तरह की चीज़ करते हैं। अब स्कूल सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम भी मोर और लेस ऐसे ही बना पड़ा है कि कोई यूनिफाइड सिस्टम नहीं है, तो बच्चों को हायरार्की नहीं पता। कि हमें अगर मसलन मुझे अगर पता होता FSC की फौरी बाद के एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है लाहौर की जिसमें कंप्यूटर साइंस के दाखिले भी हैं, ओके। तो मैं वहाँ पे जाता। राइट।
दैट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि मैं फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में गया, जो मेरा पैशन बना। वर यू वन कोई एवरेज स्टूडेंट थे आप अपने बैचलर लाइफ में, या उससे प्रीवियस क्या कि आपको लगता था कि मैं एक ब्रिलियंट या मैं एक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट? मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मुझे इतना हमेशा से पता था, अर्ली स्कूलिंग से ही पता था कि अगर मैं किसी चीज़ में फोकस करूँ तो मैं वो बहुत अच्छी कर लेता हूँ। आप इस चीज़ से अंदाज़ा करें कि जब मैं 9th ग्रेड में था तो मैं क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था, और मेरी मदर के दरमियान एक दिन एक बहुत सीरियस डिस्कशन हुई कि मैं पढ़ाई फुल टाइम छोड़ के फुल टाइम क्रिकेट पे फोकस कर लूँ। मैं उसमें इतना अच्छा था, और मेरी हाइट भी ठीक थी उस ज़माने के हिसाब से। अभी भी आई थिंक 6 फुट के लोग अच्छे ही गिने जाते हैं क्रिकेट में। तो बहरहाल द पॉइंट इज, मुझे इतना ज़रूर पता था कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और ये अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है, हर किसी को नहीं पता होता। तो इसलिए आज से मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एवरेज था, आई न्यू आई कुड डू मोर। बस फ़र्क ये था कि मैं कोई बुक वॉर्म टाइप के लोगों में से नहीं था। ओके। मैं हर तरह की चीज़ को एक्सप्लोर करता था। मैं मुर्गियाँ भी पालता था, मैं और भी बेशुमार तरह की चीज़ें करता था। मैं लकड़ी की चीज़ें भी बनाता था काट के घर में, बहुत छोटा था जब। ये जितनी चीज़ें आप करते थे, ये आप लाइक फाइनेंशियली अब माशाल्लाह फैमिली आपकी सपोर्टिव थी और वेल अर्न फैमिली थी, या एवरेज थे बट यू हैव द गट टू डू दैट? आपको लगता था ये मैं करना है और पैशन है, ये मैं करके छोड़ूंगा? कुछ ऐसी कोई चीज़ थी, या फैमिली की तरफ से थोड़ी रिलक्टेंसी थी कि यार फजूल में कहाँ पैसे ज़ाया करते रहते हो, ये क्यों कर रहे हो? कुछ ऐसा होता है? फैमिली में मुझे कभी किसी ने रोका नहीं था, लेकिन फाइनेंशियली वो इतने वेल ऑफ नहीं थे। एक वजह ये भी थी कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं गया, हालांकि मैंने अपने पेरेंट्स से कहा 5th ग्रेड के बाद कि मैं अंग्रेज़ी बहुत अच्छी जानता हूँ, मुझे लगता है मैं अंग्रेज़ी में जो है ना चीज़ें ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। तो आप मुझे, एक बहुत अच्छा स्कूल है लाहौर कसूर में, इक्वली नेम DPS, तो मैंने कहा मुझे उस स्कूल में दाखिल करवा दें। तो मेरी मदर ने कहा कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि हम आपको आपके बहन भाई को भी ना भेज सकें। तो ऐसा इट्स ओके। अब मैं टाटवेल स्कूलों में पढ़ा, और अल्लाह का शुक्र है मैं पढ़ा, मुझे हर तरह का एक्सपोजर मिला, और उन स्कूल में रहते हुए एक्सेल किया। और इसमें मेरा खैर इतना कमाल नहीं है, एक तो मेरी मदर और मेरे फादर की मेहनत है ज़्यादा इसमें, जिन्होंने मुझे पुश किया। हालांकि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन था। मैं स्कूल छोड़ के जोनल लेवल पे बैडमिंटन के कॉम्पिटिशन्स खेलने जाता था। उससे कोई एक पढ़ाई में इतना तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पेरेंट्स की हमेशा बैकिंग थी कि आपने खेलना है, अगर आप अच्छे हो तो खेलो, लेकिन पढ़ाई भी साथ करते रहो। तो इसको लीड करते हुए आपकी बैचलर लाइफ कैसी थी? कि बैचलर में अच्छे स्कोर किए, एक एवरेज स्टूडेंट रहे, या एक्चुअली वो एक टोटली डिफरेंट डोमेन थी मेरे लिए। डोमेन इन अ सेंस कि एक टोटली डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम था। उसकी वजह से शुरू के जो 2 सेमेस्टर थे ना, उसमें तो मुझे यही चीज़ जानने में टाइम लग गया कि एक्चुअली यहाँ पे चीज़ें चलती कैसे हैं, कि हर कुछ दिन के बाद एग्ज़ाम आ जाते थे, तो आपको ना अब चीज़ें अब्जॉर्ब करने का टाइम नहीं मिलता था। तो एक पैटर्न सेट होता है वहाँ पे स्कोर करने का। बहरहाल शुरू में मैं इतना नहीं था ठीक, लेकिन उसके बाद मैं अपने क्लास के काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स में था। बैक इन द डे इट वाज लाइक आप रावियन थे, वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जी जो कसूर के बहुत कम स्टूडेंट्स GC तक कर पाए थे, GC तक। तो कैसा एक्सपीरियंस था GC का? बीइंग रावियन, आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज। आज भी उसकी वजह ये है कि GC आपको सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं शेप करता। अब का तो मुझे पता नहीं, 2007 में मैंने एडमिशन लिया था, 7-11 वाज अ वेरी फेमस बैच, और हमारे बैच के तकरीबन 80-90% जो बच्चे थे उन सब ने एक्सेल किया अपनी डोमेन्स में। वो ऐसी ऐसी पोजीशंस पे हैं कि मैं आई कैन ओनली प्राउड ऑन देम। तो वो बहुत अच्छे हैं, मेरे करीबी हैं। द पॉइंट इज़, वो आपको एकेडमिक से हट के करेक्टर में वो ग्रूम करता है GC। ये एक उसकी यूनिक चीज़ है। आप पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में चल जाएं, लेकिन अगर आप GC जाएंगे ना, जो आपको डिस्टिंक्शन लगेगी ना, वो ग्रूमिंग, पर्सनल करेक्टर ग्रूमिंग में लगेगी, जो बहुत ज़रूरी है एक्सेल करने के लिए। आपको नॉलेज कितना है आपके टेक्निकल डोमेन में, इससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि आप कॉन्फिडेंट कितने हैं कि आप कुछ सीख सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में नॉर्मली तो रट्टा सिस्टम से ही सारा काम चल रहा होता है। लाइक FSC तक, जब तक आपने भी अपने बैक इन द डेज आपने FSC तक हिट किया, तो वो सारा रट्टा सिस्टम ही तब तक तो चल रहा था। हमारे इन्हीं एरियाज़ में नॉर्मली ऐसे ही चलता है। तो एकदम से इंग्लिश मीडियम सारा कुछ बैचलर्स और वो सारा चीज़ें एकदम से तो बड़ा मुश्किल लगा होगा
चीज़ें टफ होंगी डेफिनेटली। एक्चुअली मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता था, क्योंकि मैं जब हालांकि उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा था, लेकिन मैं 9th-10th में ही था। तो मुझे याद है, मेरी ताई अम्मी हैं यूएस में, तो मैं उनको अंग्रेज़ी में प्रॉपर लेटर्स लिख के भेजता था फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि उनको उर्दू नहीं आती। और मेरे दादाजी से मैं पूछता था कि ठीक लिखा है, तो वो कहते थे बिल्कुल परफेक्ट है। तो वो मुझे बड़ा इनकरेज करते थे इस हिसाब से कि ये बहुत अच्छा है, एंड आई न्यू आई कुड डू इट। लेकिन वो इतना मसला नहीं था। वैसे भी जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ता था इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसमें आपको रटा काम दे ही नहीं सकता। डू यू थिंक कि आपने अभी जो बात की कि जीसी जो है वो पर्सनल ग्रूमिंग में काफ़ी आपको हेल्प आउट करता बहुत है, ज़्यादा। तो डू यू थिंक कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं वो इनको भी डील करता है, लाइक वो स्टूडेंट को ग्रूम करता है कि भाई आपने क्रिकेट खेलनी है तो यू हैव टू बी लाइक कॉम्पिटेंट इन इट, या आपको उसमें कुछ वो हेल्प आउट करता है मज़ीद उसको ग्रूम करने में, या एक्स्ट्रा इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिकेट या ऐसी चीज़ें ही हो, देयर माइट बी अदर थिंग्स कि जैसे कोई हो गई आपकी नात ख़वानी हो गई या ऐसी कुछ, जैसे हम और इस कैटेगरी में गिन सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। वहाँ पे काउंटलेस सोसाइटीज़ हैं, और हर एक सोसाइटी में आपको पार्टिसिपेट करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके डिपार्टमेंट की है या किसी और डिपार्टमेंट की है। दे सेट अप ओपन बूथ्स, और वहाँ पे आप रजिस्टर करें जाके, और उसके बाद आप उसमें कंट्रीब्यूशन करें एज एन इंडिविजुअल, और या फिर आप ग्रुप्स में भी करते हैं। तो डेफिनेटली हर तरह की गेम्स, हर तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और जीसी तो वैसे भी आई थिंक फॉर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान में डिबेटिंग में दे आर ऑलवेज एट नंबर 1। या और वो एक मुंह बोलता सबूत है कि दे आर टू गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो ये एक बच्चे के इन फ्यूचर करियर में ये चीज़ें आपको लगता है कि हेल्प आउट करती हैं, और ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें? ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, जब आप एक डाइवर्स कल्चर में होते हैं या फिर एक डाइवर्स ग्रुप में बैठे होते हैं ना, तो आपकी यूनी डायमेंशनल जो नॉलेज होती है ना, वो आपको इस काबिल ही बनाती है कि आप ज़्यादा देर तक उनसे कुछ बात कर सकें। आपको मल्टी डायमेंशनल व्यू चाहिए होता है, और वो व्यू कहाँ से आता है? जब आप एक से ज़्यादा तरह के लोगों से मुस्तकिल बुनियादों पे मिलते हैं, तो वो आपको एक एकेडमिक एनवायरनमेंट ही दे सकता है। क्यों? वहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट तरह की स्टडी को डील कर रहे होते हैं। ठीक है। और अगर आप एक ही डिपार्टमेंट में बैठ के सब कुछ करते रहेंगे, तो आपको एक ही तरह का नॉलेज मिलेगा, आप एक ही डायमेंशन में सोचेंगे। राइट। ओके, हम इस बैक टू अवर ट्रैक आते हैं। हम देखते हैं आपने बैचलर्स माशाल्लाह कर लिया इन कंप्यूटर साइंसेस इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो आपने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का बैचलर्स कंप्लीट कर लिया जीसी से। अब एकदम से क्या ऐसा आपको ज़हन में आया कि भाई आई हैव टू लीव पाकिस्तान, कि कुछ ऐसा कुछ था, कोई स्टिमुलस था, कोई ऐसा किसी ने कुछ कहा था, कुछ बताया था? क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों में ये चलता है, नहीं किया चलो बाहर चले जाओ, तो ये नहीं करना चलो बाहर चले जाओ। नॉर्मली हमारा लेबर तबका पाकिस्तान को लीव करने की कोशिश में लगा रहा होता है। तो आपका एक तो पाकिस्तान से लीव करने का डिसीजन दो था, एक तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा कि भाई मैं अब फर्दर स्टडी करने के लिए पाकिस्तान से लीव करूँ। एट द वेरी फर्स्ट प्लेस ये आया कैसे आपके जहन में? यार, ये अचानक नहीं आया, इट वॉज अ प्रोसेस। देखिए, जो लोग अचानक ही फैसला करते हैं ना, आई डोंट बैक देम, टू बी वेरी फ्रैंक। ये इस तरह से है कि जब 2011-12 में मुझे डिग्री मिली, उस ज़माने में उससे पहले मैं ये बताऊं कि जब मैं 4th सेमेस्टर में था, हाफ वे थ्रू माई स्टडीज़, आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस की एक कॉमन ब्रांच है, उसको हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स। उसमें आपके पास माइक्रो चिप्स होती हैं, लोगों को पता होगा, ब्लैक कलर के अक्सर बोर्ड्स पे देखते हैं वो। उनके अंदर कुछ ना कुछ ब्रेन होता है जो उन्हें इस काबिल बनाता है कि आप कुछ कंट्रोल कर सकें। तो मुझे वो बहुत पसंद था। अनफॉर्चुनेटली हमारे यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हमारा सेकंड बैच था, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो मैं खुद से करता था वो सब कुछ। तो अब पाकिस्तान में उस ज़माने में हार्डली एनी कंपनीज वर देयर, सो आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते थे, और वहाँ पे वही बच्चे जाते थे जिनके रेफरेंसेस होते थे या फिर ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते थे जो प्योर इंजीनियरिंग की होती थी। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, जीसी वाज ऑलवेज अ जनरल कैटेगरी यूनिवर्सिटी, इट वाज नॉट अ प्योर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। एंड या तो 2 साल मैंने जॉब की, जॉब नहीं की, आप कह सकते हैं कंसल्टेंसी की, जॉब भी की, सब कुछ किया, लेकिन क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड थी, तो मुझे कुछ अच्छा ब्रेक नहीं मिल रहा था अपनी डोमेन में, कुछ चैलेंजिंग नहीं मिल रहा था। मैं यूँ कहूँगा, ब्रेक नहीं, चैलेंजिंग कुछ होना चाहिए ना आपकी ग्रोथ के लिए।
तो मेरी जॉब मेरे सभी बैचमेट से पहले लग गई, अभी डिग्री भी पूरी नहीं हुई थी, एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस है लाहौर में। लेकिन मैंने वहाँ से 40 दिन बाद रिज़ाइन कर दिया, ये कह कर के क्योंकि मुझे अपनी पर्सनल ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी। हालांकि वो खुश थे मेरे काम से, मैंने कहा नहीं यार। कितना वहाँ पे सैलरी कितने तक स्टार्ट हुई उस ज़माने में तो 15,000 थी, ओके लेकिन इट वाज गुड इनफ 2011 में। उसकी वजह है कि मैं बिल्कुल फ्रेशर बिल्कुल फ्रेशर भी नहीं कह सकते, ओके क्योंकि अभी तो पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई थी। राइट Anyhow, after 2.5 years doing consultancy and all sort of freelancing and etc., I decided कि भाई चलो अब जो है ना, इधर दाल नहीं गल रही, तो अब हायर स्टडीज़ करते हैं वहाँ जाके, और 1-2 साल का एक्सपोजर लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अनटैप्ड इन एम्बेडेड सिस्टम्स। ओके ओके हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं ना जिसमें बहुत ज़्यादा टैप हुआ होता है पाकिस्तान, जिसमें सेल्स मार्केटिंग, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अनटैप्ड ओके सो दैट लीड्स टू हम इसको एम्बेडेड सिस्टम को हम एक्सप्लोर करेंगे, आपसे डिटेल में इसके बारे में पूछेंगे। उससे पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, पर्टिकुलरली वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, कि आपने बताया कि फर्स्ट जो आपने फ्लाई किया, पाकिस्तान से लीव किया, तो स्वीडन हम पहुँचे। तो वाई स्वीडन, सिर्फ स्वीडन ही क्यों? देयर इज़ अ होल लॉट, यूरोप पूरा एक साइड पे पड़ा हुआ था। यू कैन ऑल्सो गो टू कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैंने इस चीज़ के लिए कोशिश शुरू की, तो सबसे पहले तो सब बच्चों के लिए कि जो जाना चाहते हैं बाहर, तो सबसे पहले तो अपनी अंग्रेज़ी अच्छी कर लें। आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है। जब मैं आइल्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, उसमें आपको 6.5 बैंड चाहिए होता है आउट ऑफ 9। तो मैंने देखा वहाँ मेजॉरिटी जो बच्चे थे वो ऑस्ट्रेलिया, यूके जाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कम यूरोप के लिए ट्राई कर रहे थे, और जो यूरोप में भी जा रहे थे तो वो या जर्मनी जाते थे या फिनलैंड, इन जगहों पे जाते थे। ओके उसकी वजह ये है कि जर्मनी फिनलैंड फ्री है, तो जर्मनी भी मेरा एडमिशन हो गया था पैडरबोर्न यूनिवर्सिटी में। लेकिन KTH एक ऐसी यूनिवर्सिटी है स्वीडन की जो दुनिया में टॉप 100 में आती है, और बहुत मशहूर है, बहुत पढ़ाई में अच्छी है, मुझे बड़े अरसे से पसंद थी। उसके साथ नेदरलैंड्स की एक यूनिवर्सिटी है, आइंडहोवन यूनिवर्सिटी, तो एक आप कह लें डबल डिग्री प्रोग्राम था जिसके तहत मैं गया, तो इस वजह से मैंने स्वीडन को चूज़ किया। तो ये कोई वेबसाइट थी, यानी कि लाइक एक बच्चा है फ्रेशर, आई एम नॉट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट यू बैक इन द डेज जब इंटरनेट भी बहुत स्लो हुआ करते थे, हाँ ठीक है, वो वाला हाई स्पीड इंटरनेट राइट नाउ जो हम यूज़ करते हैं ये नहीं हुआ करता था। हाँ तो एक बच्चा सिस्टम पे बैठा, कंप्यूटर पे बैठा, वो वेबसाइट से एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, तो ये डबल डिग्री प्रोग्राम्स उसको नहीं आइडिया, वो सारी चीज़ें, देन ही सडनली ड्रॉप्ड एट स्वीडन। तो स्वीडन लाइक आपने चूज़ किया कि भाई डिग्री की वजह से स्वीडन, या स्वीडन की वजह से डिग्री? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अक्सर लोग जाते हैं फिनलैंड या जर्मनी। मैंने भी फिनलैंड की एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है हेलसिंकी, वहाँ एक ईमेल ड्रॉप की थी कि आपका एक मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ एम्बेडेड सिस्टम्स का, मुझे इसमें दाखिला चाहिए MSc में। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं ये हम नहीं ऑफ़र कर रहे, ये एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑफ़र कर रही है। ओके तो उनके थ्रू मुझे पता चला। अब मैं बच्चों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, दैट इज़ नाउ नोन एज EIT डिजिटल। ये इरास्मस की तरह का प्रोग्राम है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा एडिड बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 के ये आपको 2 कंप्लीट MSc डिग्रीज देते हैं इन 2 years इंस्टेड ऑफ हाफ डिग्रीज। राइट तो मेरे पास KTH और TUE दोनों की फुल मास्टर्स की डिग्रीज हैं। उसके अलावा ये 25% आपकी जो स्टडीज़ होती हैं वो बिजनेस डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में होती हैं, अपार्ट फ्रॉम 75% ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो बहुत इसको अप्लाई करने के लिए इन प्रोग्राम्स को बच्चों को नहीं पता, कहीं आप उसके लिए भी गाइड कर देंगे कौन सी वेबसाइट है, कहाँ पे जाना चाहिए? उसके लिए EIT डिजिटल इसको सर्च करें गूगल पर और आपको मिल जाएगा। अब तो खैर बहुत मशहूर है, हमारे ज़माने में इतनी नहीं थी, शुरुआत थी, तो इसलिए वहाँ पे स्कॉलरशिप लोगों को बड़े मिल जाते थे। अब मुश्किल है, अब स्कॉलरशिप मुश्किल है। अब मुश्किल है। हम जब गए थे पाकिस्तान से टोटल आई थिंक 3 लोग थे मेरे डिपार्टमेंट में एम्बेडेड में, और चौथा किसी और के थ्रू आए हुए थे। एनी हाउ, तो बच्चे अब एक्सप्लोर कर लेंगे, उनको नाम बता दिया मैंने। अब मैं स्वीडन गया था डिग्री की वजह से, ना कि डिग्री को एज ए बाई प्रोडक्ट लिया स्वीडन जाने के लिए। नहीं, मुझे पढ़ाई अजीज़ थी उस डोमेन में जो मुझे पसंद है, ना कि मैं किसी मुल्क की लाइक नॉर्मली फैंसी चीज़ सुन के मैं किसी मुल्क के पीछे नहीं गया। राइट अगर यही चीज़ मुझे किसी और कंट्री में मिलती ज़्यादा बेहतर, तो मैं शायद वहाँ चला जाता। दैट्स ग्रेट।
अब हम इसको थोड़ा सा रैप अप इस तरीके से करते हैं कि एक बच्चा है, अब वो आपने यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली, मुल्क चूज़ कर लिया, अप्लाई कर लिया, यू हैव फ्ली फ्रॉम है, आप वहाँ पे लैंड करते हो। मैं एक्चुअली वो फीलिंग जानना चाहूँगा कि एक नया स्टूडेंट है, वो वहाँ पे जाके लैंड किया, एयरपोर्ट पे खड़ा है, हाथ में उसके बैग है, एंड ही ही डोंट नो वे टू गो। ठीक है, एकदम से एयरपोर्ट पे खड़ा है, अब लैंड किया, अब जाना है किसी रूम में, जब अपार्टमेंट जो आपने लिया होगा। तो व्हाट वाज दैट फीलिंग? एकदम से नया एनवायरनमेंट, नए लोग, और वो एयरपोर्ट की फीलिंग क्या थी एट दैट टाइम जब आपके पास बैग था, आप देख रहे थे बाहर क्या? इसके बारे में। जब आप जाते हैं ना, पहले तो एक कल्चरल शॉक होता है कि आपको समझ नहीं आती आप आ कहाँ गए हैं। स्पेशली मैं ज़िंदगी में पहली बार आउट ऑफ कंट्री गया था, तो सबसे पहले तो जहाज़ का एक्सपीरियंस है वही बहुत अलग होता है। हालांकि मैं खुद पायलट बनना चाहता था, वो एक अलग स्टोरी है कि मैं क्यों नहीं जा सका। लेकिन ये सारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, आपको बड़ा कुछ सिखाते हैं। कि एयरपोर्ट पे मैं खड़ा हूँ, मुझे किसी ने लेने आना था, अब मैंने उनको देखा नहीं हुआ था, मैं उनके आगे से गुजर के चला गया हूँ और Right. दूर जाके खड़ा 1 घंटा उनका वेट करता रहा हूँ, वो मेरा वेट करते रहे हैं। ओके। तो एलियन फील होता है बंदे को, हम्म। आपके इर्द गिर्द डिफरेंट रेस के फिर वो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल जगह है स्टॉकहोम, जहाँ पे मैं गया था, आर्लांडा एयरपोर्ट ओके। स्टॉकहोम में। तो एंड द लैंग्वेज बैरियर आल्सो। एक्चुअली स्वीडन एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतना मसला नहीं होता लैंग्वेज का। ओके, वहाँ पे काफ़ी अच्छा लोग अंग्रेज़ी में कम्युनिकेट कर लेते हैं। अच्छा, लाइक स्वीडिश के लोग, कुछ यूरोपियन स्टेट्स ऐसी हैं जो रिलक्टेंट है, वो इंग्लिश को नहीं मीडियम पहचानती। तो वो नहीं बोलते। हाँ, वो कोशिश करते हैं कि जी हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें। बिल्कुल ऐसे। तो आपको ये ऐसी कोई फील नहीं हुआ कि भाई आपको, भाई मेरे साथ कोई कम्युनिकेट ही नहीं सही से कर पा रहा या कर नहीं रहा जानबूझ के, कि भाई मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग हूँ एंड इज फ्रॉम स्वीडिश, तो वो इस तरीके से कुछ ऐसा नहीं हुआ? जब आप यूरोप में जाते हैं ना, तो अगर आप किसी एल्डरली से कुछ पूछें तो आपको ये मसाइल ज़्यादा आते हैं लैंग्वेज के, कंपेयर टू अ यंग गाय। या कोई भी बंदा हो, आप इजीली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्पेशली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, जो 5 कंट्रीज हैं, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड एंड फिनलैंड। और आई थिंक पूरे यूरोप में सबसे अच्छी अंग्रेज़ी नेदरलैंड्स में बोली जाती है, जहाँ का मैं शहरी हूँ अब। तो वो इतना मसला नहीं था। मसला ये था कि मैं जब वहाँ गया हूँ अपने, ऑब्वियसली मुझे इवेंचुअली मिल गए और मुझे लेके गए। तो मेरे घर के बिल्कुल पास एक शॉपिंग मॉल था। वहाँ स्वीडन में शॉपिंग मॉल्स को गैलरिया बोलते हैं। ओके। तो मैं एक बहुत मशहूर कॉरपोरेट हब है उनकी, शीस्ता में वहाँ रहता था। तो पहले एक हफ़्ता तो मैं यही सोचता रहा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो वो जो आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, एक सर्टन एरोमा होता है वहाँ पे, जो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलता। जो एक वो वही आपको पहले ना बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है एट टाइम्स, कि कैसी कमाल की जगह है। लेकिन बहुत जल्द आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि लोग वहाँ जाके रियलाइज़ कर लें कि उनका गोल क्या है। राइट। जितनी जल्दी रियलाइज कर लेंगे उतना जल्दी वो एक्सेलरेट कर लेंगे। ओके, सो हम अब आते हैं जो मेन क्वेश्चन, जो मैं जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, जो मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स और जो हमारी जनरेशन जो है, जो अब एफएससी से एकदम से आ रही है आगे, या बैचलर्स या कंप्यूटर साइंसेस के डिपार्टमेंट से है, एम्बेडेड सिस्टम जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है, मुझे इसके बारे में एक तो क्यूरियोसिटी बहुत है, एंड हाउ इट वर्क्स, मैं इसके बारे में बड़ी डिटेल से जानना चाहूँगा। इफ़ यू आप थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं डिटेल में जितना हो सके। ये एम्बेडेड सिस्टम जो है ना, स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। इसकी भी फर्दर आगे 2 ब्रांचेज हैं, जिसमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है और एम्बेडेड हार्डवेयर है। तो मैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में हूँ, लेकिन और जो एम्बेडेड हार्डवेयर में काम करते हैं वो एक ख़ास तरह की चिप के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसको फर्मवेयर कहते हैं हम। वो FPGA वगैरह के लिए, ये मतलब काफ़ी साल हो गए अब तो मार्केट में आ रहे हैं और काफ़ी यूज़फुल एक चिप है। लेकिन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो है ना, उसका लिंक है आपके जो कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं उनसे, उनकी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। मिसाल के तौर पे आपके घर में माइक्रोवेव ओवन पड़ा है या टेलीविज़न है या कोई भी आप कॉम्प्लिकेटेड, सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन का इमेजिन भी कर सकते हैं ना। रॉकेट साइंस के लोग कहते हैं ना, इफ़ देयर इज समथिंग डिफ़िकल्ट इट्स स्टिल नॉट रॉकेट साइंस। वो क्यों कहते हैं कि रॉकेट साइंस इज़ टू डिफ़िकल्ट?
लेकिन उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक और चीज़ है, वो लिथोग्राफी है। एनी हाउ द पॉइंट इज़, इवन इन लिथोग्राफी द मेन कोर ऑफ एवरीथिंग इज़ एम्बेडेड सिस्टम। वो एम्बेडेड सिस्टम क्या है कि एक चिप होती है जिसके ऊपर कुछ ब्रेन होता है, जिसको हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में पहले लिखते हैं और फिर कुछ टूल्स को यूज़ करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और उसको उस चिप के ऊपर एनग्रेव कर देते हैं। अब वो जब उस चिप के ऊपर चली जाती है ना, इंटरेस्टिंग। उस चिप को हम एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के ऊपर फिक्स करते हैं इस तरह से कि वो चिप जो है फिर डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करती है। मिसाल के तौर पर आप अगर रोबोट लेते हैं, बच्चों के लिए रोबोटिक्स बहुत ज़्यादा एक आई कैचिंग और वैसे भी फैसिनेटिंग चीज़ है। रोबोट अपनी आर्म को कैसे मूव करेगा, कितनी डिग्री पे करेगा, कौन सी फिंगर को उसने कब उठाना है, ग्लास को कैसे पकड़ना है, वो हर एक जॉइंट पे एक्चुएटर्स होते हैं। राइट। और उनको एक्चुएट करने के लिए सिग्नल भेजने पड़ते हैं, इधर वायरलेसली और वायर्स के थ्रू। रोबोटिक्स में हर वायर्स चलती हैं। अब वो सिग्नल्स कौन भेज रहे होते हैं? वो चिप भेज रही होती है। राइट। अब वो सिग्नल की स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा करना है, वो एनालॉग हार्डवेयर जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनका काम है। मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ बताता चलूँ, एक अच्छा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर या एम्बेडेड इंजीनियर होने के लिए ज़रूरी है कि आपको एक अच्छी हार्डवेयर की नॉलेज भी हो। राइट। ठीक है, आपकी बेसिक बेसिकली ये हार्डवेयर की ही चीज़। हाँ जी, ये इसको हम हार्डवेयर के बहुत करीब होती है। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि कुछ लोग एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर के डेस्कटॉप के बनाते हैं, वेब की बनाते हैं। जी। वो लोग जो हैं उनका हार्डवेयर से इतना लिंक नहीं होता कि हार्डवेयर कैसे बिहेव करता है अगर कुछ चेंज हो जाए। लेकिन एम्बेडेड इज़ ऑल अबाउट हार्डवेयर। हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, फर्मवेयर बनाते हैं, वो डायरेक्टली हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है। ये ऐसी है जैसे आपने कोई 100 मंजिला बिल्डिंग अगर बनानी है, तो हमारी जो है ना वो बुनियादें होती हैं उस बिल्डिंग की, अगर वही ठीक नहीं होंगी तो आप ऊपर एक मंजिल भी नहीं सही बना सकते, वो गिर जाएगी। राइट। तो ये एम्बेडेड सिस्टम की एक समरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका इसमें बहुत इंटरेस्ट था एंड इट लुक्स इंटरेस्टिंग टू मी ऑल्सो। तो बैक इन द डेज जब आपको ये इंटरेस्ट था इसमें, तो तब आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बारे में आप जानते थे, या आप इस टाइम वहाँ पे थे, या जब आप यहाँ पे भी थी तब भी आपका ज़हन इसी की तरफ ही ज़्यादा था? तो पाकिस्तान में इसका कोई स्कोप नज़र आता था कि यार इसकी कोई पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड, आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, बट आप मुझे वहाँ का भी एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि कोई ऐसे थे यहाँ पे कंपनीज जो एम्बेडेड सिस्टम पे काम कर रही हों, या इसका कोई स्कोप था तब? क्योंकि बच्चों को तो मेरा नहीं ख्याल कि तब आइडिया भी होगा इसमें इतना, इसके बारे में। एक्चुअली कंपनीज थी लेकिन बहुत कम थी, और स्टूडेंट्स भी कंप्यूटर साइंस से नहीं जाते थे इतने एम्बेडेड सिस्टम्स में। वो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स जाते थे वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के होते थे, जो वहाँ माइग्रेट कर लेते थे, अपनी एक्सपर्टीज़ चेंज कर लेते थे। अब पाकिस्तान में ट्रेंड है कि जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो एम्बेडेड सिस्टम्स में जाते हैं। लेकिन मैं फिर से वही दोबारा एक चीज़ कहूँगा, अगर किसी कंप्यूटर साइंस वाले ने भी एम्बेडेड सिस्टम्स करना है तो उसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। क्योंकि मैंने अपने करियर में बहुत से मसले ऐसे हल किए हैं जो ज़ाहरी तौर पे सॉफ्टवेयर में किए हैं, लेकिन उनको सही करने के पीछे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज था। राइट। तो ये बड़ा ज़रूरी है। एनीहाउ, अब इतने सालों के बाद अब पोटेंशियल है, अब कंपनीज बढ़ गई हैं, काम आ रहा है, और अब क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा काम अवेलेबल है एम्बेडेड में, तो जो लोग अच्छे हैं उन्होंने तो सिर्फ ऑनलाइन अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म से ही काम ले लेके अपनी कंपनीज खड़ी करनी है। ग्रेट। तो अब डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक जो डाउन साइड है, एम्बेडेड सिस्टम को जो है बहुत ही छोटे लेवल पे लोग करते हैं, इतने छोटे लेवल पे कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है इंडस्ट्री में। तो उसको वैल्यूएबल करने के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स यूज़ करने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में टीचर्स खुद ही इतने स्किल्ड नहीं हैं उसे उस लेवल पे पढ़ा सकें कि कोई बच्चा यूनिवर्सिटी से निकल के फौरी बाद जाके कोई इंटरव्यू क्रैक कर ले। राइट। तो आपने इसके बारे में इसकी स्टडी कर ली, आपने इसमें स्पेशलाइजेशन कर ली, व्हाट वाज द एक्चुअल प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट जो आपने खुद बनाई दैट वाज रिलेटेड टू एम्बेडेड सिस्टम? हाँ जी। मुझे बड़ा इसमें है क्यूरियोसिटी है कि जब आपने पढ़ लिया तो उसके बाद आपने इसका आउटकम क्या निकाला? सबसे पहली प्रोडक्ट आपने क्या बनाई? मैंने सबसे पहले एक डिजिटल स्पीडोमीटर बनाया था। उस ज़माने में स्पीडोमीटर्स आने शुरू हो गए थे मार्केट में, लेकिन वो बहुत ही लो क्वालिटी थे, रिलायबल नहीं थे, और वो मल्टी पैरामीटर था। उसकी पीसीबी से लेके उसका फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, हर चीज़ मैंने खुद डिज़ाइन की, खुद बनाई, सोल्डरिंग भी खुद की थी।
तो उसका डेमो मैंने दिया। एक कंपनी है लाहौर की, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो होंडा के मीटर्स बनाती थी, शायद अब भी बनाती है। हो तो उनको पसंद आ गया था, राइट। लेकिन उसको आगे इसलिए लेके नहीं चले कि हमारे उस टाइम प्राइसिंग पे जो है ना डिस्कशन रुक गई थी। तो उसके बाद फौरी बाद फिर मैं पाकिस्तान छोड़ दिया था। राइट राइट, ये बनता भी था। हालात कुछ हालात कुछ ऐसे। ओके, सो वो प्रोडक्ट बना ली हमने इस तरीके से। अब मैं एक तरफ से थोड़ा सा आपकी जो है वो स्वीडन में अब आप रह रहे थे उस टाइम एज ए स्टूडेंट, तो मैं एज ए स्टूडेंट लाइफ, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को भी काफ़ी एड्रेस करते हैं अपने सेशंस में, तो स्वीडन की लाइफ एज ए स्टूडेंट वो कैसी है, और बच्चे अगर कुछ परसेप्शन यहाँ से लेके जाएं तो क्या लेके जाएं? मैं बहुत सारे मुल्कों में घूमा अपनी पढ़ाई के सिलसिले में और उसके बाद काम के सिलसिले में भी। मेरे ख्याल में जो यूरोप में सबसे अच्छी जगह रहने के लिए है ना, हालांकि वहाँ पे रिहाइश मुश्किल से मिलती है स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टॉकहोम है। राइट। वहाँ के लोग बड़े पोलाइट हैं। एक तो पहली बात ये है, इवन जब हम वहाँ के जैसे यहाँ म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस होता है, वहाँ पे स्काते बरकत उसे कहते हैं। राइट। तो स्काते बरकत में हम गए, तो वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ थे गवर्नमेंट के, उनके अपने नेटिव, उन लोगों ने हमारी सहूलत के लिए चीज़ों को विलिंगली ईजी करना शुरू कर दिया। वहाँ पे जो अनएक्सपेक्टेड है, आप किसी और मुल्क में जाएं यूरोप में, बहुत हार्ड एंड फास्ट, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो रिजिड होते हैं। बिल्कुल बहुत रिजिड होते हैं। वो एक ही लाइन पे सोचते हैं, उससे इधर उधर नहीं होते। लेकिन स्वीडन में ये डिफरेंस मैंने देखा। तो लाइफ आपके नज़दीक बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। इट्स लाइक कि आपको हलाल वगैरह चीज़ें सारी तो मिल जाती है, स्टूडेंट फ्रेंडली जगह है, आपको ऐसी जॉब्स मिल जाती हैं कि अगर आपको अपने आप को खुद सपोर्ट करना है। मिसाल के तौर पे मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं खर्चा भेज सकते थे, उन्होंने मुझे वन टाइम एक पैसे भेजे और वो मुझ पे था कि मैं उससे 4 महीने गुजार लेता, 6 महीने, या फिर मैं उसको यूज़ करके कुछ काम कर लेता जो फिर आगे मुझे 1-1.5 साल तक फ़ायदा देती। और फिर मैंने वही किया, मैंने वहाँ पे और जॉब की, और मैं आई थिंक 4 से 6 घंटे रात को मैं न्यूज़पेपर देने जाता था। मतलब जितनी मर्जी सर्दी थी, जो मर्जी, मेरे दोस्त -15-20 में कूजी रूम्स में पढ़ रहे होते थे और मैं बाहर फिर रहा होता था न्यूज़पेपर, और फिर मैं सुबह की क्लास भी लेनी, सब कुछ करना। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है कि अक्सर जो स्टूडेंट्स जिनको ये करना पड़ता है ना, वो अपनी पढ़ाई पे उस पर उनका फोकस नहीं कर पाते, वो इन्हीं चीज़ों में लग जाते हैं। फिर वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, अच्छा हम यहाँ से काम कर लें, यहाँ से पैसे कमा लें, यहाँ से वर्क परमिट मिल जाए, किसी तरीके से अड़ जाएं। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में डाला हुआ था और मुझे इतनी विल पावर दे दी कि ठीक है, मैं जितनी मर्ज़ी मेहनत कर रहा हूँ फिज़िकली, मेरा जो फोकस है ना वो लूज़ नहीं करना। तो हालांकि मुझे एक्स्ट्रा फिज़िकल एफर्ट करनी पड़ती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो जो एग्ज़ाम्स और जो सब्जेक्ट्स मैटर करते थे ना, उसमें मेरे ग्रेड्स उतने ही अच्छे आते थे जितने दूसरे मेरे दोस्तों के आते थे जो बगैर काम करे पढ़ते थे। तो आपने एक और उसमें से एक क्वेश्चन निकलता था, जो अब आपने इसका एक आंसर तो मेरा कर दिया, जो क्वेश्चन मैंने करना था और जॉब्स को लेके। बट मेरा इसमें क्वेश्चन अब ये है कि एक स्टूडेंट है, उसको नई आइडिया, वो वहाँ पे जाके स्टडी कर रहा है। इज़ देयर एनी वेबसाइट या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं और जॉब्स? नॉर्मली जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, जिनमें स्वीडन भी है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स बने होते हैं गवर्नमेंट के, जहाँ पे वो लोग आपको हेल्प करते हैं और जॉब ढूंढने में अगर आपको ज़रूरत हो। स्वीडन क्यों अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, इसकी एक बहुत मेजर रीज़न आपका मुझे नहीं पता। 2014 में जब मैं गया था, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि स्टूडेंट पर मंथ कितने नंबर ऑफ़ आवर्स काम करे। नेदरलैंड्स में आप 40 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो उसमें अगर आपके खर्चे पूरे होते हैं तो होते हैं, नहीं होते हैं तो दे डोंट केयर अबाउट इट। आपको ब्लैक में काम करना पड़ता है, विच मीन्स यू आर ह्यूजली अंडरपेड। वो ठीक नहीं है। स्वीडन में ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं मंथली 100+ आवर्स भी काम करता था और मुझे उससे इतने पैसे मिल जाते थे कि मैंने पूरे साल का एक्सपेंस अपना किया, पाकिस्तान का विज़िट कर गया, उसके बाद नेदरलैंड्स का नेक्स्ट 4 मंथ का एक्सपेंस भी उसमें से कर लिया, एक फ़ीस पूरी दे दी, विच वाज रफली 5500 यूरोज़, जो अच्छी खासी अमाउंट है। तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब मैं स्वीडन में गया। तो कभी ज़हन में नहीं आया कि यार स्टडी अब छोड़ देते हैं, पैसे अच्छे आ रहे हैं, कमा रहे हैं, चले?
लाइफ सेट है। मैंने एक्चुअली वहाँ लोगों को देखा है पैसे कमाते इसी तरह से, पढ़ने गए, डिग्रीज वहीं पे फ्रीज़ की हुई हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा तो मकसद था, मैं अपने पैशन के पीछे आया हुआ था। मुझे प्रोग्रामिंग बहुत पसंद थी, स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स। तो जितना मर्ज़ी मुझ पे फिज़िकल प्रेशर था, मेंटल प्रेशर था, मैंने कभी भी अपनी स्टडीज़ का जो फोकस था ना उसे लूज़ नहीं होने दिया। वो एक अलग बात है कि जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट नहीं होता था ना उसमें मैं वैसे ही हल्का पड़ जाता था, ठीक है इसको बस गुजारना है इस सब्जेक्ट को, क्योंकि मुझे पता है इसमें मुझे ज़्यादा काम नहीं करना। लेकिन जिसमें मेरा इंटरेस्ट होता था वो उन सब में मेरी एफर्ट ज़्यादा ही होती थी कि इसमें मुझे पता था कि मैंने आगे जाके एक्सेल करना है। तो स्वीडन में गुजरा टाइम, उसके बाद यू हैव मूव टू नीदरलैंड्स फॉर द सेकेंड ईयर ऑफ माई स्टडीज़। या उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली नेदरलैंड्स में नहीं जा रहा था। मैंने जाना था इटली। ट्रेंतो एक बहुत मशहूर जगह है, वहाँ की यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के हिसाब से, रियल टाइम सिस्टम्स। ये भी एक डोमेन है कंप्यूटर साइंस और एम्बेडेड की, रियल टाइम सिस्टम्स। तो मैं वहाँ के कोर्स वर्क को देख के मैंने सोचा कि मैं इटली जाऊँगा, सिर्फ कोर्स वर्क को देख के, वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं, क्योंकि वहाँ पे नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है। ओके। स्पेशली एम्बेडेड में वहाँ जॉब्स नहीं है इतनी। तो और ट्रेंतो है भी दूर करके थोड़ा पहाड़ों में। तो मुझे पता चला वहाँ जॉब नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार पढ़ाई के फौरी बाद मुझे ख़ुद को सस्टेन करना है किसी तरीके से। मैं मज़ीद सपोर्ट नहीं कहीं से ले सकता और ना ही मेरा और जॉब्स करने का कोई इरादा था। तो मैंने अपने जो कोऑर्डिनेटर थे उनको ईमेल की कि आप मेरा चेंज करके कर दें नेदरलैंड्स। लेकिन जब मैंने नेदरलैंड्स का कोर्स वर्क देखा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने उनको दोबारा ईमेल की कि आप मेरी वो एप्लीकेशन ड्रॉप कर दें, मैं वापस इटली जाऊंगा। और काफ़ी टाइम गुजरने के बाद जब कंफर्म हुआ कि मैंने नेदरलैंड्स ही जाना है तो मैं थोड़ा हैरान हुआ कि मैं तो एप्लीकेशन दी थी। तो मुझे पता चला कि जब मैंने ईमेल भेजी थी तो कोऑर्डिनेटर ने 2-3 दिन पहले, शायद ये कुछ अर्सा पहले, रिज़ाइन कर दिया था। वो ईमेल कभी भी कंसर्न पर्सन को पहुंची ही नहीं जो मेरी एप्लीकेशन रिवर्ट करके मुझे इटली भेजता। लेकिन ये अल्लाह का प्लान था ना। मैं नेदरलैंड्स गया और वहाँ पे जाते ही इस तरह से कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई कि वो जो एक फियर होता है सेल्फ सस्टेनेंस का, वो मुझे कभी रहा ही नहीं। अल्लाह का प्लान था। तो मैं वहाँ चला गया, वहाँ पे पढ़ाई की, वहाँ ऐसे लोगों के साथ काम किया जो पायनियर्स हैं अपनी डोमेन में। और दुनिया का सबसे पहला जो ट्राईमीडिया प्रोसेसर बनाया। एक ट्राईमीडिया प्रोसेसर वो होता है जो एक ही डाई जो होती है चिप की, उसके ऊपर ही ग्राफिक्स प्रोसेसर, उसके ऊपर ही CPU, नॉर्मल CPU और मल्टी। वो जैसे एप्पल आजकल बना रहा है, एप्पल M1 चिप है, उसके अंदर ही ग्राफिक कार्ड है, अंदर ही CPU, अंदर ही रैम है। तो ये सारी चीज़ें एक ही चिपसेट में बना देते हैं। एक कंपनी है बहुत मशहूर है NXP, उन्होंने वो पायनियर हैं इसमें, वो चिप बनाते हैं। तो उसके जो वन ऑफ द लीड आर्किटेक्ट्स वो मेरे इमीडिएट सुपरवाइज़र थे, उनके साथ मैंने काम किया। वाह, तो ये बहुत बड़ा ऑनर होता है किसी के लिए। और वो इतने हम्बल होते हैं, हम लोग एक ही डेस्क पे बैठ के सारा सारा दिन काम करते रहते थे, गपशप करते रहते थे। ही नेवर मेड मी फील कि वो स्पेशल हैं। और मैं भी उनको नाम से बुलाता था, हालांकि वो 70+ थे तब भी। तो मैं तो यंग था उस हिसाब से उनके लिए, मैं आई वाज लाइक 26 और समथिंग। लेकिन वो बहुत अच्छे थे, उनसे मैं जब भी बात करता था। एनी हाउ वहाँ पे मुझे, और फिर जो मेरे इंटरनल सुपरवाइज़र थे वो एल्सेवियर के बहुत मशहूर जर्नल है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो सिस्टम, उसके चीफ एडिटर इन चीफ हैं। तो मुझे वहाँ जाके सब्जेक्ट्स भले पसंद नहीं थे, कंपनी ऐसी मिली जिसने मुझे बहुत ज़्यादा ग्रूम किया। ग्रूम किस सेंस में, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इतना भर दिया कि यार कुछ भी कर लेंगे। राइट। मेरा अगला क्वेश्चन भी इसी तरफ ही है कि आपने आफ्टर कंप्लीशन योर डिग्री तो आपने अब अपनी अगर जॉब ढूंढी, जॉब सर्च की। एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जॉब कैसे सर्च की, इज़ देयर एनी प्लेटफॉर्म यू हैव पुट इन योर हैंड्स ऑन, या इसके अलावा क्या तरीक़ेकार होता है कि हम किस तरीके से एक तो ढूंढा, सेकेंडली आपकी वो कंपनी प्रोफाइल जहाँ पे आपको जॉब मिली। ये 2 क्वेश्चन है, हम पहले को एड्रेस करते हैं फिर उसके बाद प्रोफाइल पे। मेरी स्टोरी थोड़ी अनकन्वेंशनल है इस मामले में कि जॉब मुझे एक्चुअली ढूंढनी नहीं थी, लेकिन ढूंढनी पड़ गई। वो इस तरह से कि जहाँ मैं अपना थीसिस कर रहा था, एक शहर है ज़ाल्टबोमल नेदरलैंड्स में, वहाँ पे वो कंपनी थी। तो मैं ट्रेन से जाता था डेली। तो उसको 4-4.5 महीने हुए थे। तो एक दिन हम बैठे हुए थे, सडनली बाहर से कुछ लोग आए हैं काले कोट पहने हुए। मुझे कुछ फील हुआ कि यार आज कुछ डिफरेंट है। तो उन्होंने सबको बड़े हॉल में बुलाया और कहा कि भी कंपनी हैज़ बैंकरप्ट, तो आपने जो भी काम किया, जितना भी किया, यू कैन नॉट टच इट। तो मैंने अपने CEO से कहा, मैंने कहा यार मेरा तो थीसिस के सारा कोड है इसमें,
तो मुझे कहते हैं तुम्हें कोड चाहिए, मैंने कहा हाँ। कहते जितने घंटे काम किया ना पर आवर का 1000 यूरो पे कर दो। तो मैं तो 100 यूरो का 1 यूरो नहीं पे कर सकता था उतने घंटों का, मैं कहाँ से करता। तो वहाँ मेरे जो सुपरवाइज़र थे, अगेन मैं उनका नाम लूँगा, योस फान आइंदहोवन, वो जो पायनियर्स हैं, वो ट्राई मीडिया प्रोसेसर में काम करने, और वो और भी बड़ी रिसर्च कर चुके हैं और भी डोमेन में, ये तो मैं एक नाम ले रहा हूँ। उन्होंने स्टेप इन किया और उन्होंने मुझे वो कोड लेके दिया। हालांकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यार तुमने ही सारा लिखा, तुम दोबारा इससे अच्छा लिख लोगे, और इवेंचुअली हुआ भी ऐसे ही। तो अब क्योंकि वो बैंकरप्ट होगी कंपनी, वो मुझे पे करते थे मंथली एक अच्छी अमाउंट। बीइंग ए स्टूडेंट एमएससी वाले को अगर आप 1000 यूरो मंथली मिल रहा है, इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। जो लोग वहाँ जाते हैं उनको पता है। और उसमें मैं पैसे बचा के इवन घर भी भेज देता था, क्योंकि उस ज़माने में नेदरलैंड्स वाज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। मैं 400 450 यूरो में इंक्लूडिंग एवरीथिंग सब गुजारा कर लेता। ये इन्फ्लेशन वाला सारा सिस्टम तो अभी स्टार्ट हुआ है, ये 2020 से ज़्यादा शुरू हुआ, आफ्टर द कोविड। हाँ, उससे पहले इतना नहीं था। तो अब क्योंकि वो जॉब चली गई तो मेरी मजबूरी बन गई कि मुझे एक जॉब चाहिए। तो मैंने रैंडमली 1-2 कंपनीज में अप्लाई किया। तो एक कंपनी नेदरलैंड्स की बड़ी अच्छी है, मीडियम स्केल कंपनी है, लेकिन वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो एक रिगरस प्रोसेस था जिसमें इंटरव्यूज़ थे, काफ़ी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग उसमें आपको होना चाहिए था। तो अल्लाह ताला ने उसमें गुजार दिया, तो वहाँ पे जॉब मिल गई। तो वहाँ पे मैंने रफली 15 से 16 महीने गुजारे उस कंपनी में। ओके, तो एक परसेप्शन है इसका, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के होगा, बट मैं चाहूँगा कि आप इस पे ना अपना बड़ा कीन ऑब्जर्वेशन इस पे दें, दैट विल बी वेरी वैल्यूएबल फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स राइट नाउ। तो उसमें जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक फेसबुक है, फेसबुक फर्स्ट है डेवलप्ड इन द PHP लैंग्वेज में। तो अब उन्होंने अपनी फेसबुक एक अपनी लैंग्वेज बिल्ड करके उसमें अपनी सारी प्रोग्राम्स को रन करती है। तो आपको क्या लगता है, नॉर्मली सारी जो जायंट कंपनीज़ हैं, जो टेक कंपनीज़ हैं, वो अपनी खुद की लैंग्वेज डेवलप करके तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। राइट नाउ पाकिस्तान इन दैट स्टेज कि हम यहाँ पे सिर्फ एक टेक लेबर्स, जैसे ग्राफिक बना दो, लोगो बना दिया, वेबसाइट छोटे से डेवलप कर दी। हमारा नॉर्मली सिस्टम इस टाइम राइट नाउ मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, किसी एक पर्सनैलिटी को, बट एक इस तरीके से एक पूरा डिकोरम बना दिया गया है कि आप स्किल ले लें और स्किल में इतना सा आप ये कर देंगे तो आप बड़ा पैसा कमा लेंगे। आपको ऐसा लगता है कि हम बेसिकली ये सारा कुछ करके तो हम लेबर जनरेट कर रहे हैं जो एक्चुअली डेवलपर है? हम आपको नहीं लगता कि हमारे अंदर से कुछ ऐसे इंटेलेक्ट भी निकल सकते हैं जो वो लैंग्वेज को एक्चुअली डेवलपर होंगे, लैंग्वेज के डेवलपर होंगे, ठीक है, प्रोग्रामर होंगे, बैक एंड वाले, बड़े वाले। तो हम इस जो है वो माइंडसेट की तरफ हमें जाना चाहिए, या हमें स्टडी के साथ साथ ये सारी चीज़ें करनी चाहिए? देखिए, इस क्वेश्चन के ना 2 पार्ट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को चाहिए ज़रा गौर से सुन लें, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हर बच्चा जो है ना, उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती या इतने रिसोर्सेज नहीं होते उसमें कि वो एक फुल फ्लैश डिग्री कर सके। तो मैं फुली इस चीज़ को नेगेट नहीं कर सकता कि आप स्किल ना करें, सिर्फ स्किल ना करें, मैं इस चीज़ को नेगेट नहीं कर सकता। उसकी बड़ी सॉलिड रीजंस हैं। देखें, जिस बच्चे की कैपेबिलिटीज़ नहीं है या उसके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो फुल फ्लैश डिग्री कर सकें और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सके बिफोर गेटिंग एनी रिटर्न्स, उसके लिए बेहतर ये है कि वो स्किल से ही शुरू करे। ये ज़रूरी है, क्योंकि स्किल जब आपके पास आ जाती है ना, तो आप एक बेसिक स्किल आ जाती है। जब आपको चलाना सीख लेते हैं किसी भी लेवल पे, तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है उस चीज़ में, राइट। तो आप आगे से आगे स्टेप लेना शुरू कर देते हैं। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके पास या रिसोर्सेज की कमी है या उनमें लिमिटेड कैपेबिलिटी है। लिमिटेड कैपेबिलिटी मीन्स कि वो समहाउ किसी यूनिवर्सिटी में एंटर हो नहीं सके, अच्छी यूनिवर्सिटी में एंटर हो नहीं सके। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गोइंग टू एनी अदर यूनिवर्सिटी या किसी ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी। देखें, अगर आप किसी एरा गैरा नथु वगैरह यूनिवर्सिटी 5 मरले की यूनिवर्सिटी में जाके 4-5 लाख ज़ाया करना है ना, तो मैं कहूँगा इससे बेहतर आप माफ़ी मांग लें उनसे और चुप करके जाके 2 साल के स्किल्स करें, कोई डिप्लोमा छोटा सा कर लें। इस केस में आई एम टोटली विद ऑल दोज पीपल जो कहते हैं आप स्किल्स करें, राइट। अब इसका दूसरा पार्ट आ गया जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो नैरेटिव है ना,
इससे एक नेगेटिव वाइब बढ़ी जा रही है उन लोगों में जो एक्चुअली केपेबल है, राइट, केपेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हैविंग द माइंडसेट टू प्रोग्रेस और रिसोर्स वाइज भी। किसी के पास अगर 10 लाख है ना और वो ये सोच रहा है कि मैं 10 लाख का कोई बिजनेस कर लूँ क्योंकि मुझे फलाने बंदे ने कहा तुम बिजनेस इतना कमा लोगे, ही इज़ टोटली रॉन्ग। अगर उसके पास मेंटल कैपेबिलिटी है, वो जो आपने बात की ना कि लैंग्वेज डेवलप करते हैं वो लोग अपनी, कोई भी लैंग्वेज कोई शॉर्ट कोर्स करके नहीं डेवलप कर सकता। एग्जैक्टली उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रियाजत की ज़रूरत होती है और उस रियाजत में एक होलिस्टिक व्यू शामिल होता है चीज़ों का। वो जो मैं शुरू में बात कर रहा था ना वो अब यहाँ पे कनेक्ट कर रही है कि आपको मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा। आप यूनी डायमेंशनल हो के कभी भी क्रिएटिविटी की डोमेन में नहीं आ सकते, कभी भी इनोवेटिव नहीं हो सकते। आप गौर करें जो लोग बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते रहते हैं हर वक्त, यानी कि बुक वॉर्म बन के रहते हैं, आप गौर करेंगे वो लोग ना कोई फिक्स लाइन ऑफ साइट होती है उनकी, बस उसी लाइन पे सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब कर लेगा, कोई CSS कर लेगा, मतलब एक ही लाइन में सोचते रहते हैं। लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों में होते हैं ना, पढ़ाई में भी सही होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन नहीं होते अपनी क्लास में, लेकिन वो साथ और भी चीज़ें करते रहते हैं, उनका दिमाग जो है ना वो खुला होता है। वो किसी न किसी स्टेज पे आके किसी क्रिएटिव चीज़ में एंटर अगर हो ना तो उनके सक्सेस के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। लेकिन इसके लिए एक जो डिग्री होती है ना वो पता है आपको क्या देती है? देखें, एक बात याद रखें, यूनिवर्सिटी नेवर मेक्स यू एबल टू डू समथिंग ऑन योर ओन। उसका मकसद ये नहीं होता कि वो आपको इस काबिल बनाए कि आप कुछ ना कुछ कर लें बाहर निकलते साथ। जो मुझे अभी पाकिस्तान के मैं बात बता रहा हूँ, बाहर की यूनिवर्सिटी की बात नहीं बता रहा, बाहर आपको स्किल्स मिल जाती हैं। पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी में करिकुलम है ना वो आपको, अगर आप सही से पास करके निकलें, वो आपको सिर्फ इस काबिल बनाता है कि आप कुछ सीख सकें बस। राइट, समझ लग रही है? एक फ़र्क है। अगर आपको बेसिक आ गया है, अब आप उसकी एडवांसमेंट्स में आप जा सकते हैं। वो भी नहीं, बेसिक्स भी नहीं आया, बेसिक्स भी नहीं आया। राइट, मैं क्या कहना चाहिए समझें स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है टू बिकम ए गुड रिसर्चर। ये बहुत ज़रूरी है कि आप यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं ना, आप कोई 40 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं 4 साल में, वो 40 सब्जेक्ट जो होते हैं ना वो आपको मल्टी डायमेंशनल व्यू दे रहे होते हैं चीज़ों का। एट द एंड ऑफ द डे आपने किसी एक डोमेन में ही काम करना है जाके, लेकिन उस डोमेन में क्रिएटिविटी लाने के लिए आपके बैकग्राउंड में, आपके दिमाग के किसी ना किसी कोने में हर एक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ हिस्सा भरा होता है, तो वो हमेशा आपके काम आता है। लेकिन उसके बरक्स जब आप कोई 1 या 2 या 4 5 6 7 8 10 भी शॉर्ट कोर्सेज कर लेंगे ना, वो कभी भी एक होलिस्टिक और मल्टी डायमेंशनल व्यू आपके ज़हन में नहीं बन सकता। वेरी वैल्यूएबल। ये नॉर्मली लोग इस हद तक सोच भी नहीं पाते कि हमारी जो, हम जब किसी बात को हम प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस में हमारे बैकएंड पे बहुत सारे नॉलेज जो हमने पास्ट में गेन किए होते हैं, उन सब नॉलेज को मिला के वो एक बात हो रही होती है। बेसिकली अक्सर आपने सुना होगा कि लाशऊर में बहुत कुछ होता है इंसान के। जब आपको ये पढ़ जाते हैं ना, आप गुजर जाते हैं उसमें से, आप ज़ाहिरी तौर पे आपको लग रहा होता है आप बस गुजर गए हैं, लेकिन आपके लाशऊर में ना वो चीज़ कहीं ना कहीं जाके छुप जाती है। मिसाल देता हूँ आपको, एक मैंने मसला सॉल्व किया था अपनी सबसे पहली जॉब में। ABB एक बहुत मशहूर कंपनी है, उनकी एक सब्सिडायरी थी, उनकी एक फ्लो मीटर आया जो फ्यूल और लिक्विड फ्लो मीटर्स को करता था। अब उसके टच पैनल में मसला आ रहा था। मेरे जो कलीग्स हैं मुझसे ज़्यादा सीनियर से बैठे हुए देख रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर में उस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो रेजिस्टिव पैनल था कंपेयर टू मॉडर्न कैपेसिटिव पैनल जो हमारे मोबाइल्स में होते हैं। कैपेसिटिव तो बहुत ज़्यादा सही अच्छे होते हैं, रेजिस्टिव में मसला ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो सब सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, लेकिन क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स का था तो मैंने उनसे पूछा कि आप जब इसे टच करते हैं आपको रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू आती है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हैं उनको ही समझ आ रही हो। अब वो रेजिस्टेंस क्या है, एक हार्डवेयर की टर्म है। करंट का फ्लो जब किसी वायर में से होता है ना, आम वायर में से, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, कुछ ना कुछ रुकावट होती है। तो मैं उनसे पूछा था कितनी रुकावट आ रही है, तो वो जो मेरा नॉलेज था ना उसने ट्रिगर किया उस टाइम कि अच्छा यार इसमें इतनी रुकावट आए, दैट मीन्स देयर इज ए वैलिड टच। राइट, अगर इतनी रुकावट नहीं आती तो वो वैलिड टच नहीं है, दैट्स जस्ट रैंडम टच। तो हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे, उसे इग्नोर कर देंगे।
सही, तो इस तरह उनका एक मसला हल हो गया। जो क्या बात है। अब वो मैं ज़ाहिर तौर पे एज ए एम्बेडेड सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट वहाँ पे या भर्ती हुआ हूँ, लेकिन मेरा नॉलेज काम आ रहा है कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स बैचलर्स के फर्स्ट सेमेस्टर का, राइट 7 साल पुराना नॉलेज, परफेक्ट जिसको ठीक है मैं जानता था, लेकिन लाशऊर से मेरे या जहन ने कहा यार ये उधर से भी हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेप योर करेक्टर, not only academically but also in grooming you from Yeah. the point of view of shaping your mindset. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ रहा है, जैसे कि टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है, चीज़ें आसान हो रही हैं नए बच्चों के लिए, तो लाइक पहले वेबसाइट थी वो टोटल प्रोग्रामिंग की जाती थी, बड़े बड़े ग्रास रूट से शुरू की जाती थी, अब ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सीन भी शुरू हो चुका हुआ है। तो आपको कहीं पे लगता है कि एम्बेडेड सिस्टम की फील्ड में कुछ ऐसी रेवोल्यूशन आएगी या ऐसी कोई चीज़ होगी कि ये कोडिंग इन एम्बेडेड सिस्टम रिडंडेंट हो जाएगी, वो सिर्फ एक लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा इसमें भी? एक्चुअली कोड जनरेशन जो है ना, ऑटोमेटिक कोड जनरेशन, दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, ये बड़े अरसे से है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जिनकी बेस पे डिफरेंट टूल्स बने हुए हैं एआई के, वो अब उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपको एक पॉइंट पे पकड़ा देते हैं। एम्बेडेड सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में आपने स्पेसिफिकली पूछा है, अब ये एक डिफरेंट डोमेन है, ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरह नहीं है कि जहाँ पे जो है ना आपको ईजीली जो है ना आप रिलाई कर सकें। एम्बेडेड सिस्टम इज़ वेरी ट्रिकी, इसमें आपको एक कोड लिखने के लिए 3-4 डिफरेंट डोमेन्स का नॉलेज चाहिए होता है। अक्सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको क्या चाहिए, आपको किसी लैंग्वेज पे अबूर हो, जैसे C++ में, जो हमारे काम में C++ यूज़ होती है, और उसके अलावा जिस डोमेन में लिख रही है उसको थोड़े बहुत नॉलेज हो जाए। एम्बेडेड में ऐसा नहीं है। ओके एम्बेडेड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ जस्ट अ टूल दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज समथिंग which can make you a good embedded software engineer. So as an experienced technology person, I'm talking to you. लेकिन मैं इससे पहले कंप्लीट करूँगा आपका सवाल का जवाब। एम्बेडेड सिस्टम में भी डेफिनेटली इसमें अभी भी फ़ायदा हो रहा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, लेकिन एम्बेडेड में पर्टिकुलरली टाइम लगेगा ऑटोमेटिक कोड जनरेशन जिस पे हम रिलाई कर सकें, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसी चीज़ें करके देख चुका हूँ कि मैं जिस पे यानी कि रिलाई नहीं कर सकता। राइट, मेरा अगला क्वेश्चन बिल्कुल लीडिंग टू दैट था कि एज ए टेक्नोलॉजी पर्सन, एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी पर्सन, आपको ऐसा लगता है कि एआई जो सा है, आप एआई को कैसे समझते हैं अपनी फील्ड में? एंड आई एम पर्टिकुलरली नॉट टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी, जेमिनी और एनी अदर लैंग्वेज मॉडल, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर एआई, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन योर डिपार्टमेंट। आपका उसको लेके क्या परसेप्शन है? देखिए, हम जिस लेवल पे प्रोग्रामिंग करते हैं ना, मैं लोगों की समझ के लिए बता दूँ, देखें हर चीज़ के ना डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जो मैं बिल्डिंग की एनालॉजी दे रहा था ना शुरू में, 100 मंजिला बिल्डिंग की, तो जो एक बंदा जो विंडोज़ का या मैक का या एंड्रॉयड का अगर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाता है ना, तो वो 100वीं मंजिल पे होता है, या हो सकता है 90th फ्लोर पे हो। हम होते हैं 0th या बेसमेंट में होते हैं। तो वहाँ पे जो है ना ए की गुंजाइश इतनी ज़्यादा भी नहीं है, राइट, क्योंकि और अगर लेट से हम ए को यूज़ करके कुछ कोड जनरेशन कर भी लेना, तो आपको उसको प्रॉपरली अप्रूव करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए। अगर आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं ना है, तो वो आप कभी भी उसे प्रोडक्शन में नहीं यूज़ कर सकते। प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर एम्बेडेड जो होता है ना, एम्बेडेड के डोमेन में, वो हाईली सेफ्टी क्रिटिकल होता है इन मोस्ट केसेस, क्योंकि जहाज़ों में इसने चलना होता है, स्पेसशिप्स पे चलना होता है। जहाज़ों के मैं नाम नहीं लेना चाहता, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हादसे ऐसे हुए हैं जो एम्बेडेड फर्मवेयर की वजह से उन लोगों की जाने गई हैं। ऑटोनोमस गाड़ियाँ जो हैं, उन सब में जो सेफ्टी क्रिटिकल पार्ट्स हैं वो सब एम्बेडेड फर्मवेयर से आते हैं, सॉफ्टवेयर से आते हैं। तो इसलिए एआई, आप समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ, एआई का पार्ट अभी आएगा, लेकिन अभी वो सबसे एंड में शायद आए, राइट, एम्बेडेड में। तो अब हम आते हैं अपने मेन जो पॉइंट, जो हमारी हेडलाइन उसके बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। आप एक लड़का है, उसने अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ लिया, अच्छे प्रोजेक्ट्स और अच्छे लोगों के साथ काम कर लिया, एंड सडनली ही डिसाइडेड टू कम बैक टू पाकिस्तान, ठीक है, जहाँ से ही फ्ली फ्रॉम लाइक कपल ऑफ ईयर्स अगो, एंड नाउ ही इज़ ट्राइंग टू कम बैक, और
मैं इसके पीछे में पूरा एक जो डिकोरम है या पूरे आपके ज़हन की मेंटालिटी है, मैं उसको ज़रूर जानना चाहूँगा। इज़ देयर समथिंग, कोई पैट्रियटिज़्म टाइप की कोई चीज़ थी पाकिस्तान आने की? क्या था? कोई हेल्थ सेक्टर समथिंग लाइक दैट? यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी अबाउट इट, बट मैं ज़रा डिटेल में जानना चाहूँगा कि सडनली ये क्या हुआ कि पाकिस्तान आ गए? एक्चुअली सडनली नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं जिस दिन स्वीडन में लैंड किया ना अरलांडा एयरपोर्ट पे, उसके एक हफ़्ते बाद मेरी मदर से मेरी बात हुई। तो मैंने उनको तभी कह दिया था ये वो जगह नहीं जहाँ मैं कभी अपनी फैमिली ग्रो करूँ। ठीक है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ, बीइंग मुस्लिम्स, मैं नहीं चाहूँगा मेरी फैमिली ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे राह चलते आप बदनज़री का शिकार हुए। ठीक है, ये चीज़ मुझे 8 साल में रहा हूँ, मैंने 3 साल रहना था, 8 साल रह गया मैं। 8 सालों में हर दूसरे दिन मुझे फ़ील होती थी कि मैं एक ऐसे माहौल में हूँ जहाँ मुझे मुझे मुश्किल होता था ये सोच के कि यार मुझे राह चलते ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो मैं नहीं देखना चाहता। वो माहौल, वो सोसाइटी ऐसी उनके लिए नॉर्म है, उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है। दे कैन वेयर एनीथिंग, इट्स नथिंग अगेंस्ट देम, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल है, कल्चर है, लेकिन इट डजेंट अलाइन विद माई स्पिरिचुअल माइंडसेट, और या फिर मेरे जो दीन है उसके साथ अलाइन नहीं करता। वहाँ बेशुमार मुसलमान हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझसे 10 टाइम्स अच्छे हैं। बस मेरी प्रायोरिटी थी, और उसके अलावा कुछ जैसे आपने कहा हेल्थ केयर का वहाँ जो डिपार्टमेंट है वो अक्सर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, हम जो बाहर से गए होते हैं उनको वो एक्सपर्ट कहते हैं। ओके। तो इंडियन, पाकिस्तानी कोई भी होते हैं ना, उनको वहाँ का हेल्थ केयर सूट नहीं करता। हमें यहाँ पे आदत है, हम वॉक इन करते हैं डॉक्टर्स के पास, राइट। चाहे कोई स्पेशलिस्ट भी हो, हम वॉक इन की हमें आदत है। वहाँ पे एक बहुत लंबे प्रोसीजर्स होते हैं और बहुत हैवी डिपेंडेंसी और हायरार्की होती है जिसको आपको क्रॉस करके किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो वो हम तो यहाँ पे ब्राइब भी करते हैं, तो डॉक्टर के रूम के बाहर होते हैं, हम उसको कुछ पैसे देते हैं कि यार हमारा नंबर आगे लगा दे। हाँ जी, तो दैट्स अ कॉमन प्रैक्टिस हमारे यहाँ पे जो चलती है। बहरहाल ये खैर तो मेरे जहन में नहीं था, लेकिन मैंने देखा है वहाँ पे जानने वालों के भी हेल्थ इश्यूज हुए, मेरे अपने भी कुछ थे। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मैंने सोचा नहीं, आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड। और क्योंकि मैं शुरू से ही पाकिस्तान वापस आना चाहता था, और मुझे वहाँ रहते ऑलमोस्ट 7 साल हो गए थे नेदरलैंड्स में। इन द मीन टाइम मुझे डच नेशनैलिटी मिल गई थी, और नेशनैलिटी लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मेरी ट्रैवलिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड ईजी हो जाए अगर मुझे कुछ काम या बिजनेस करना है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर था कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँ, यहाँ का जो पोटेंशियल है उसे उसे अनटैप करूँ, उसे देखूँ उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो गैप है उसे फिल करने की कोशिश करूँ विद ट्रेनिंग्स। इंशाल्लाह हम ट्रेनिंग्स लॉन्च करेंगे कुछ अरसे में। मैं अपने दोस्त के साथ एक कंपनी मैंने रजिस्टर की है सिर्फ इसी मकसद के लिए कि हम इंडस्ट्री ड्रिवन टूल्स पे बच्चों को एम्बेडेड सॉफ्टवेयर सिखाएं, ना कि हॉबीज टूल्स पे जिसको वो सेल ही नहीं कर सकते। तो ये सारे गोल्स हैं ज़हन में जिनको लेके मैं वापस आया। ओके। अपार्ट ऑफ हेल्थ इश्यूज एंड अदर इश्यूज दैट यू इस्लामिक और आपके जहन में जो थे, आपको लगता है कंपैरेटिवली अगर आप कंट्रीज़ को अब करें, कंपेयर करें इन दोनों कंट्रीज़ को, तो स्टार्टअप्स और गवर्नमेंट सपोर्ट्स को लेके विच इज़ बेटर? अपार्ट ऑफ दैट कि भाई हम हेल्थ और बाकी सारी चीज़ों को अगर हम डिस्कस अभी नहीं करें, सिर्फ ये स्टार्टअप्स बिजनेस स्टार्टअप के बारे में, तो विच कंट्री सपोर्ट्स यू बेटर? मैं उसके बारे में कुछ डेफिनेटली नेदरलैंड्स या किसी भी स्कैंडिनेवियन कंट्री में अगर आप ठीक से पिच कर सकते हैं अपना आइडिया, तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है। वहाँ पे एक चीज़ तो ये है कि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पार्टनर्स आपको ज़्यादा जल्दी मिल जाते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? फंडिंग एक चीज़ होती है जो मेरी नज़र में बात की बात है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपके पार्टनर्स हैं वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं और कितने ज़्यादा आपका उनके साथ माइंड सेट अलाइन हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैं अपने दोस्तों को नेदरलैंड्स में बैठ के कहता था, यार ये कुछ कर लेते हैं हम, आप ये चीज़ें कर लो, मैं फलानी चीज़ कर लूँगा। बहुत एंथुसियास्टिक होते थे, लेकिन किसी ने कभी 1 इंच भी स्टेप नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि उनके लिए वो प्रायोरिटी ही नहीं थी, वो उनका माइंडसेट ही नहीं था। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं बाहर किसी को कहता, किसी को कुछ विजन देता कि यार देखो ये मेरा विजन है, हमें इस प्रोडक्ट पे काम करना है, ये प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम श्योर मुझे बहुत ईजिली, बहुत जल्दी लाइक माइंडेड लोग मिल जाते जो सिंसियरली अपनी इनपुट देते। ये फ़र्क है।
ओके, तो अब आप किस कंपनी के साथ आप रिलेटेड हैं, कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं? वो कंपनी की अगर आप नाम लेना चाहें तो ठीक है, नहीं लेना चाहें तो कम से कम हमें कंपनी की प्रोफाइल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता दें कि ह्यूज कंपनी है, छोटी कंपनी है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हाउ मच वेजेस यू आर अर्निंग फ्रॉम देम, बट ये है कि अब वो कंपैरेटिवली आप वहाँ पे जो जॉब करते थे वहाँ से आपकी एक तो इनकम का डिफरेंस कितना है और कंपनी प्रोफाइल कैसी है? देखिए, जो कंपनी एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप है जो चिप डिज़ाइनिंग करती है। अब चिप डिज़ाइन तो बहुत ज़्यादा कंपनीज कर रही हैं, लेकिन हम लोगों ने एक ऐसी चिप को डिज़ाइन किया है जिसको हम टेप आउट कर चुके हैं, जो compete करती है स्पेशली एआई और मशीन लर्निंग के मार्केट में जो चिप्स हैं उनको। इस वजह से उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली अभी जो है ना, हम उसको फुली पैकेज नहीं कर सके, कुछ लीगल हर्डल्स हैं। तो मैं उस कंपनी में एज एन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैनेजमेंट में सिर्फ 10-20% ही करता हूँ, लेकिन एक्चुअली जो मेरा पैशन है, मैं खुद हार्ड कोर डेवलपमेंट करता हूँ। हार्ड कोर डेवलपर, वो जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होते हैं वो मैं खुद ही डेवलप करता हूँ। जो बाकी सारे जूनियर्स हैं उनको मैं वो ही काम देता हूँ जो मुझे पता है कि वो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। और मैं मैनेजमेंट वाला जो प्ले है ना, उसमें मैं नहीं इतना जाता। राइट। तो आप काम करने वाले बंदों में से। हाँ, मतलब टेक्निकल मैनेजर्स होते हैं ना, मैं उस तरह का काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा कभी कभी मैं कंसल्टेंसी भी देता हूँ नेदरलैंड्स में। और बेस्ड ऑन वट एवर कम्स, मैं एक्टिवली कंसल्टेंसी खुद नहीं सीख करता देने के लिए, लेकिन कोई खुद आ जाए तो मैं डेफिनेटली उसको consider करता लेट्स जस्ट रैप दिस अप। हमारा काफ़ी टाइम हमने आपका लिया, एक तो शुक्रिया। और सेकेंडली मैं चाहूँगा कि हमारे जो नौजवान नस्ल है, जो हमारे नौजवान हैं, हमारे एंथुजियास्टिक हैं, पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं या उनको क्या बेहतर स्टेप्स आफ्टर बैचलर्स एंड आफ्टर इंटरमीडिएट उनको क्या लेने चाहिए? आप अपनी छोटी सी विजडम, 2 वर्ड्स या 2 लाइंस आप कम से कम उनको उनके बारे में अगर कहना चाहें तो दैट विल बी मोर प्रॉमिसिंग टू देम। 2 लाइंस ओनली जो हमारे बच्चे हूँ। हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, चाहे कोई जूनियर है बहुत या मिड सीनियर है, तो मैं उन सबसे ये कहूँगा कि बाहर जाने में बुराई नहीं है, लेकिन बाहर को मकसद बना लेना जो है ना, वो ठीक नहीं है। आप ज़रूर जाएं बाहर, जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए एक्सपोजर लें, और गोल ये रखें कि मैंने एक्सपीरियंस और एक्सपोजर लेके पाकिस्तान को फ़ायदा देना, मैं वापस आऊँगा। हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे ऑफिस में बेशुमार लोग थे जो बाहर से ऐसे ही गए थे। हमारा शेयर्ड विजन है, अभी भी मेरे दोस्त हैं। अब हम साथ नहीं काम करते, लेकिन वो पाकिस्तान में ही हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है बाहर जाने वालों के लिए। दूसरी चीज़, मैं नॉर्मली रेकमेंड नहीं करता कि आप डिग्री पूरी करते ही जो है ना अगली स्टडीज़ करें। मैं कहता हूँ आपने डिग्री की है ना, चाहे बैचलर्स है या एमएससी है, बिफोर गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर एकेडमिक्स, डू सम वर्क, गेट द टेस्ट ऑफ द वर्ड। आपको पता चले कि आप अगली जो स्टेज पे जाना चाह रहे हैं, आपको जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए एकेडमिक्स में, और अगर जाना है तो किस डायरेक्शन में जाना है, दुनिया किस तरफ जा रही है। इसका मज़ा आप तब लेंगे जब एक्चुअली आप फील्ड में उतरेंगे। और अगर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे, आप बैचलर्स कर लिए, एमएससी कर लिए, फिर पीएचडी में चले गए, लगातार यही करते रहेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आप इंडस्ट्री में जब आएंगे ना, आपको लगेगा कि यार इतने साल दरमियान में जो है ना मेरे गुजर गए हैं सिर्फ एकेडमिक्स में ही, इंडस्ट्री की तो रिक्वायरमेंट कुछ और है। अब स्पेसिफिकली एम्बेडेड में जो इंडस्ट्री के अंदर जो एम्बेडेड में जो रिसर्च होती है ना, इंडस्ट्री खुद करती है अपनी, क्योंकि उसमें सेफ्टी क्रिटिकलिटी बड़ी होती है। तो जो एकेडमिक रॉ रिसर्च होती है ना, उस पर इतना रिलाई नहीं करते। आइडियाज़ ले सकते हैं, लेकिन जितनी बड़ी कंपनीज हैं, NXP है, फिलिप्स हैं, इनके अपने इन हाउस रिसर्च हैं। वो खुद PhDs फंड करते हैं और उसी रिसर्च को यूज़ करते हैं। वो प्योर एकेडमिक डिजिटल डस्ट को नहीं लेते। मैं डिजिटल डस्ट मैंने नाम दिया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है 90% पेपर्स डिजिटल डस्ट हैं, नोबडी विल यूज़ देम। तो इसलिए हमेशा एकेडमिक्स के दरमियान में प्रैक्टिकल लाइफ का गैप आप रखें। 2 साल 3 साल 1.5 साल काम करें, आपको कुछ विजन आपका बढ़े, आपको पता चले। जब आप दोबारा फिर जब आप एकेडमिक्स में जाते हैं ना, आपको पता होता है कि यार इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली मुझे वैल्यू देगी। जुनैद भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, हमने आपका बहुत टाइम ले लिया। और आखिर में हम आपसे गुजारिश करेंगे, हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम दरमियान में लेके आते रहेंगे। थोड़ा सा आपने काम करना है हमारे लिए, वो ये है लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को ज़रूर शेयर करें
इस वीडियो को ख़ास तौर पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।